हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार भौरे भाई और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं। और टॉपिक का नाम शायद आपने थंबनेल में देख लिया होगा भाई कि एक ऐसी एंशिएंट रिवर, एक ऐसी प्राचीन रिवर जिसका परिणाम था कि आज हमें विशालकाय नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इवन इसका फॉर्मेशन दिखता है। और शायद आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा डियर कि इन रिवर्स के लिए जो कहा जाता है कि हमारे उत्तर में, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो यहां कहीं पर जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन आता है, उत्तर का विशाल मैदान आता है, जिसके लिए प्राइमरली ये कहा जाता है कि इसका निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियां या फिर ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां या सिंधु के द्वारा करा गया है या इनके कलेक्टिवली जो सेडिमेंट्स हैं उनके द्वारा करा गया, अवसादों के द्वारा करा गया है। ये कथन एक्चुअल में रॉन्ग है या फिर मैं कहूं पार्शियली राइट है। सतही तौर पर देखने पर यह एकदम राइट फील होता है, बट अगर आप डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको एक प्राचीन नदी के साक्ष्य भी मिलेंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आइस एज और अंतरा हिमयुग अर्थात हिमयुग, अंतरा हिमयुग, आइस एज या इंटरग्लेशिएशन का एज, इसके बीच में क्या संबंध होता है और कैसे रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर और ये एक सीरीज है बेसिकली भूगोल पर चर्चा। और हम इसमें जो टॉपिक स्पीक कर रहे हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक के साथ ओवरलैप करते हैं। अलग अलग विचार, वो ऐसी थ्योरीज जो बताती हैं कि भाई वोल्केनोज कैसे बने, एंशिएंट टाइप के जो क्रेटर्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और आदि बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है। एक बेहद ही रोचक ऑप्शनल, एक ऐसा ऑप्शनल जो आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी को बदल सकता है। इस ऑप्शनल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 15 अक्टूबर से। अगर आप मेरे साथ इन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आप हमारे साथ इस जर्नी को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 2025, 26 या 27 अर्थात 25, 6 और 7 का एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच ये 25 को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा 2026, 2027 ये लॉन्ग टर्म बैचेस हैं और इनके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे टॉपिक पर। एक विशालकाय नदी हुआ करती थी, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक आप परिचित हैं, दिस इज इंडिया का मैप। ये है भाई भारत का मैप और आपको दिखाई देगा कि ये जो पोर्शन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये वाला पोर्शन है बच्चे, इसे कहते हैं उत्तर का क्षेत्र। दिस इज गुजरात वाला एरिया और यहां कहीं से आपको जो है वो फॉर्मेशन होना दिखाई दे जाएगा बेसिकली हमारे प्रायद्वीपीय भारत का या फिर मैं कहूं हमारे पेनिनसुलर इंडिया का। थोड़ा स्पेस मैनेज करने के लिए मैंने नीचे के पार्ट को जो है वो थोड़ा ब्रॉडर बनाया है। आइए जरा फोकस करिएगा, यहां कौन कौन सी नदियां आपको दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो इस स्थान पर आपको दिखती है गंगा नदी, इसी तरीके से रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोशी ये नेपाल के साइड से आती है, इसी प्रकार से महानंदा यहां से आपको आती हुई दिखाई देगी ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस प्रकार से आते हुए आपको यहां ड्रेन आउट होती हुई मिलेगी। क्लियर। अब इसी के साथ यहां ध्यान से देखें तो आपको एक और रिवर दिखाई देगी विच इज कॉल्ड सिंधु। और सिंधु का जो फॉर्मेशन है इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये यहां पर आकर अरब सागर में ड्रेन आउट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास एंड लास्टली सतलुज और ये एंडी। एक डेंस नेटवर्क आपको दिखाई देता है इस क्षेत्र में और इसी प्रकार से आपको साउथ इंडिया में भी दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से देखेंगे तो आपको नर्मदा दिखाई देगी, तापी दिखाई देगी, यहां पर आपको जो है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा, कावेरी, वेंगई, पेन्नेरू इस प्रकार की नदियां। और यहां पर एन नंबर ऑफ रिवर्स है, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्या, दाया आदि ये सारी रिवर्स है जिनका फॉर्मेशन इस स्थान पर होता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको नॉर्थ इंडिया की रिवर्स दिखाई देती हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिवर्स बेसिकली जहां आपको आज दिखाई दे रही हैं, मतलब हमारा टॉपिक आज का बेसिकली है नॉर्थ इंडिया की रिवर्स का कैसे बाइफर्केशन हुआ और आज के समय पर यह पहुंची। इसी तरीके से इवन साउथ इंडिया की रिवर्स भी अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो भी एंशिएंट टाइम पर एक माइटी रिवर हुआ करती थी। और यह रिवर तब प्रेजेंट थी जब इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि भारत जब अफ्रीका का हिस्सा था उस समय पर एक माइटी रिवर थी। और इवन इसका फॉर्मेशन बिल्कुल वही होता था जहां नाइल रिवर थी।
अर्थात जहां पर आज के समय आपको नील नदी दिखाई देती है, उसी के आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी नदी हुआ करती थी जिसके अंश, जिसकी घाटियों में आज आपको पूरे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि हमारे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जो आज आपको अफेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। क्या रीजन है कि सारी माइटी रिवर्स इसी डायरेक्शन में जा रही हैं? क्या रीजन है कि इस क्षेत्र का स्लोप इस डायरेक्शन में है? अब सोच कर देखिए, सिर्फ इस क्षेत्र का इस दिशा में स्लोप है, इस कारण से आपको यहां पर मैंग्रोव का फॉर्मेशन दिखाई देगा। इस स्थान पर आपको क्रोकोडाइल दिखाई देंगे, ऑलिव रिडले टर्टल दिखाई देंगे, और इवन अर्थ का सबसे बड़ा लिविंग प्रीडिएटर, सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी जीव जिसे कहा जाता है इंडियन जाइंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तक आपको यहां दिखाई देगा, सिर्फ इस कारण कि इसका स्लोप इस दिशा में है। और चूंकि ज्यादा रिवर्स नहीं जाती अरेबियन सी में, अरेबियन सी में डियर, इसी कारण आपको यहां पर सेडिमेंट फ्री ओशन दिखेगा, अवसाद मुक्त सागर दिखेगा। इसी सागर के अंदर चूंकि अवसाद नहीं है, इसलिए सूर्य का प्रकाश ज्यादा गहराई तक जाएगा, प्रवाल का फॉर्मेशन होगा। प्रवाल के कारण यहाँ के जो बीचेस हैं वो व्हाइट कलर के होंगे, और इसीलिए आप गोवा घूमने जाना चाहेंगे, बिकॉज व्हाइट कलर के बीचेस हैं, ब्लू कलर का स्काई है, सेडिमेंट फ्री ओशन है, देखने में लुभावना लगता है। अब सोच कर देखिए कि इस क्षेत्र की इन रिवर्स का जो डायनेमिक्स है ये अफ्रीका से कनेक्टेड है, और उसी तरीके से आपको यहां पर जो दिखाई देगा हिमालयन रिवर्स के केस में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज इंडो शिवालिक, इंडो शिवालिक रिवर, इसमें भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देने वाला है। अब कैसे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको यहां पर एक बात समझनी होगी दैट अर्थ की हिस्ट्री में अर्थ बहुत सारे ग्लेशिएशन डिग्लेशिएशन की साइकिल से गुजरी है। एक सामान्य तौर पर अगर मैं चर्चा करूं तो आइए जरा देखते हैं। यहां बच्चे आपको दिखाई देगा, ये है अर्थ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अर्थ। अब देखिए, अर्थ के चारों ओर ये है हमारा जो वायुमंडल है, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ये आपको दिखाई देगा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ रीजन से अर्थ का, मान लीजिए अभी का ही हम जो नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस है उसे अगर देखें, तो अर्थ की नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस में अभी हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, और इसी बढ़ने की प्रोसेस में डियर आप पाएंगे कि अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होने के बाद सारा पानी ओशंस में जाएगा, और ये जो रिलीज होने वाला है ओशंस में, ये बेसिकली अर्थ में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात जो द्रव्यमान का वितरण है, उसे प्रभावित करेगा, और एंड ऑफ द डे जो थिन लेयर है, पतली लेयर है हमारे महाद्वीपीय क्रस्ट की, वो सारा प्रेशर अंदर ट्रांसफर करेगी, सारे वोल्केनोज में जो है इरप्शन होगा, और वही इरप्शन एंड ऑफ द डे यहां पर डस्ट और एशेस का एक आवरण क्रिएट करेगा, और डस्ट अर्थात धूल व राख का एक आवरण क्रिएट करेगा, और डियर एंड ऑफ द डे इसके कारण जो है पृथ्वी पर आइस एज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो डस्ट और एशेज हैं, ये जो सन से आने वाली रेज हैं, सन से आने वाला जो विकिरण है, बेसिकली इस सौर विकिरण को हम तक पहुंचने से रोकेगा। अब चूंकि इनकमिंग सोलार रेडिएशन अर्थात इंसोलेशन पृथ्वी को मिल नहीं पाएगा, अर्थ पर आ जाएगा आइस एज। क्लियर? अर्थात ये एक एनवलप का फॉर्मेशन करेगा। अब समय के साथ सूर्य में भी तूफान आते हैं, सन में भी स्ट्रोम्स का फॉर्मेशन होता है, और ये सारी चीजें समय के साथ इस लेयर को जो है वो डिवाइड करेगी, ब्रेक करेगी, और ये फेड आउट होगा। और फेड आउट होने की प्रोसेस में डियर अर्थ फिर से जो है वो हेल हो जाएगी, फिर से अर्थ जो है वो अपने नेचुरल टेम्परेचर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी, और यहां से फिर आप पाएंगे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और इसी बढ़ने के क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है आपको दिखाई देगा कि भाई अर्थ में नई लाइफ का ओरिजिन हो रहा है। अर्थात ये आइस एज का आना हुआ, जस्ट अ सेकेंड, ये आइस एज का आना हुआ, और डियर ये इंटरग्लेशिएशन हुआ या अंतरा हिमयुग हुआ। अर्थात हिमयुग और अंतरा हिमयुग की एक नॉर्मल साइकिल चल रही होती है अर्थ में, और इसी साइकिल के परिणाम स्वरूप, इसी साइकिल के रिजल्टेंट में हमें अर्थ में जो है वो अलग अलग स्पीशीज का, अलग अलग प्रजातियों का निर्माण देखने को मिलता है। क्लियर? अब इस प्रोसेस को समझिए कि अर्थ एन नंबर ऑफ साइकिल से गुजर चुकी है, एन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि पृथ्वी पर आइस एज आया,
आइस एज चला गया, उस प्रोसेस में पूरा एरिया ग्लेशिएटेड हुआ, फिर ग्लेशियर मेल्ट हुए, रिवर का फॉर्मेशन हुआ। अब इमेजिन करें जरा, एक समय ऐसा रहा होगा जब पृथ्वी पर आइस एज आया होगा और आइस एज के बाद फिर जो है वो रिवर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, नदियों का निर्माण जो है वो होना स्टार्ट हुआ। और इस प्रोसेस में जब आइस एज खत्म होता है, याद रखिएगा, तब माइटी रिवर्स का फॉर्मेशन होता है। और यहीं से हमारा जो है वो डायमेंशन स्टार्ट होता है, दैट आप इस तरीके से पाएंगे कि ये है हमारा जो इंडिया का पोर्शन है। एक्चुअल में इंडिया जो है वो इस प्रकार का दिखा करता था आज से काफी पहले, अर्थात जैसा आज आपको इंडिया दिखता है एग्जैक्टली ऐसा इंडिया पहले नहीं था। इवन इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंजेस अभी भी हो रहे हैं और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये कहलाता है हमारा प्रायद्वीपीय अर्थात पेनिनसुलर इंडिया का पोर्शन। और डियर, ये जो पोर्शन है इसकी खास बात जरा नोटिस करिएगा कि आपको ये जो प्लेसेस दिख रहे हैं जो आज आपके लिए गुजरात या अन्य क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, डियर एक समय पर ये आइलैंड्स थे। और इवन ये आइलैंड्स जो है अभी भी समय के साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। गुजरात या काठियावाड़ का एरिया कह लीजिए या कच्छ रण का क्षेत्र कह लीजिए। जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, मेक श्योर कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आप ऑप्शनल विषय लेते हैं तो आपको इस प्रकार से डायग्रामेटिकली चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। डन। अब इस बात को समझिए कि जब इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अफ्रीका, तब आप पाएंगे कि ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई देता है, ये पूरा पोर्शन एक टाइम पर जो है वो हिमनद से अर्थात ग्लेशियर से ढका हुआ था। इवन अफ्रीका का पोर्शन भी आइस एज से गुजरा था और ये पूरा एरिया भी जो है वो आइस एज से गुजरा था। अब हमारे पास इसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं। वो लैंडफॉर्म्स या वो स्थलाकृतियां जो आइस एज के समय बनती हैं, उनका फॉर्मेशन जो है आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इस बात को समझें कि जब इंडिया का बेसिकली कोलिजन होने वाला था, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अगर हमारा प्रायद्वीपीय भारत है अर्थात पेनिनसुलर इंडिया है, जरा ध्यान से देखें तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि इस पोर्शन का जिस समय पर कोलिजन होने वाला था, इस तरीके से ये हमारा जो छोटा नागपुर का एरिया है वो आपको दिखाई देगा और ये जो है अरावली का क्षेत्र आपको दिखाई देगा। इस क्षेत्र का कोलिजन जिस समय पर इस स्थान पर होने वाला था, ये पोर्शन है यूरेशियन प्लेट का। फाइन। सो आपको इस तरीके से यूरेशियन प्लेट दिखाई देगी। सो ये यूरेशियन प्लेट के साथ जब कोलिजन होने वाला था और इस स्थान पर हुआ करता था एक एंशिएंट जियोसिंक्लाइन। और जियोसिंक्लाइन कोई बहुत खास चीज नहीं है, दिस इज जस्ट अ नैरो शैलो सी, एक उथला पतला सागर, इसे कहा जाता है जियोसिंक्लाइन। आई थिंक आप नाम से परिचित हैं, आप नाम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेथिस। ये टेथिस जियोसिंक्लाइन है। अब इस चीज को समझिए कि जिस समय पर यह आगे बढ़ रहा था, तो प्राइमा फेशिया में, प्रथम दृष्टया में, इस बात को भी याद रखिएगा दैट जब ये आगे बढ़ रहा है उस समय पर डियर ये सबसे पहले इस टेथिस जियोसिंक्लाइन को हिट करता है और इसके हिट करने के कारण कोलिजन होता है टेथिस जियोसिंक्लाइन और यूरेशियन प्लेट के बीच में। और इस कोलिजन का परिणाम होता है, इस अभिसरण का, इस कन्वर्जेंस का रिजल्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ अ माइटी रेंज, जो कि हिमालय से भी पहले जिसका फॉर्मेशन हुआ था, विच इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय। अर्थात अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो डियर, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय का निर्माण आई थिंक आपको पता है कि किस कारण हुआ है, भारत और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। और ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है टेथिस सागर और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। और यही कारण है कि यह भी कहा जाता है कि ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्केनिक पार्ट ऑफ हिमालयास। ये हिमालय का वो हिस्सा है जहां पर आपको वॉल्केनोज दिखाई पड़ने चाहिए। टेक्निकली इसमें ज्वालामुखीता थी,
आज उपस्थित नहीं है पर पहले थी। रीजन, ये ओशनिक और कॉन्टिनेंटल अर्थात जो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट है, इसके अभिसरण के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। अब यहीं पर कहानी पर ट्विस्ट है। जरा देखिए, अभी हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये जाकर नहीं टकराया है। अभी ये सागर है, ये सागर टकरा रहा है किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। और एग्जैक्टली एट द सेम टाइम अर्थ पे यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इस किसी स्थान से एक माइटी रिवर का फॉर्मेशन हुआ था, एक वृहद नदी का फॉर्मेशन हुआ था, और ये नदी जो है वो चलकर पूरा क्षेत्र ट्रेवल करते हुए इस तरीके से यहां अपना जल विसर्जित करा करती होगी। इसे कहा गया इंडो शिवालिक रिवर। ये जो एरिया है ये आज के समय आपको असम के आसपास दिखाई देगा, और ये जो इसका पोर्शन है ये आज आपको जो है वो, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ये जो आपको पोर्शन दिखाई देता है ये आपको मिलेगा पाकिस्तान के आसपास। ये एक माइटी रिवर थी। डन। अब इस समय पर अर्थ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग आइस एज आए थे और इस रिवर का फॉर्मेशन हुआ था। इसका साइज बहुत बड़ा था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत आपको दिख रहा है, पेनिनसुलर इंडिया आपको दिख रहा है, ये आगे बढ़ते हुए बेसिकली इस स्थान पर जाने वाला है। डन। तो इसे जरा हम स्पेस दें, और अगर मैं आपसे कहूं तो ये वाला हिस्सा अर्थात टेथिस सागर वाला हिस्सा जो है वो समय के साथ, टाइम के साथ जो है वो गायब होना स्टार्ट होगा, और ये हिस्सा जो है वो आगे ट्रेवल कर कर जाएगा और फिर कोलिजन स्टार्ट होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस स्थान का, यहां पर इस नदी के द्वारा अवसाद डाले जा रहे हैं, इनका विसर्जन हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, और ये एरिया फिल्ड अप हो रहा है विथ सेडिमेंट्स अर्थात अवसादों से। और अब जाकर आप एक बात नोटिस करेंगे, दो क्रियाएं होने वाली हैं, दो जो है वो फॉर्मेशंस होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से आपको जो है वो पूरे क्षेत्र में अवसाद के जमने से एक नई भूमि का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा, एक नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। इसे हम आज के समय कहते हैं कि ये बेसिकली है हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन अर्थात उत्तर का विशाल मैदानी भाग। डन। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाएंगे, ये सागर गायब होता जाएगा, और ये जो गायब होता हुआ सागर है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो गायब होता हुआ सागर है, इसके साथ ही इस स्थान पर आपको एक और घटना होती हुई भी दिखाई देगी। और वो घटना कौन सी है? इस प्लेट के आगे बढ़ने से, इस प्लेट के नॉर्थवर्ड या नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आगे बढ़ने से, डियर आगे जहां इंडो शिवालिक का एरिया दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में बेसिकली एक दूसरी रेंज का फॉर्मेशन होगा। अब जरा नोटिस करिएगा, ड्राइंग ओवरलैप होगी, हमारा डायग्राम ओवरलैप होगा, बट नोटिस करेंगे आप तो आसानी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहां पर ये एक हिस्सा है, आई थिंक आपको पता है, ये है अरावली का एरिया, और ये है बेसिकली हमारा छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया, और इसमें राजमहल की पहाड़ियां भी हैं। ये दोनों हिस्से आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे, और अब जरा नोटिस करिए, ये दोनों हिस्से जब आगे बढ़ेंगे, हिमालयाज में यहां पर सिंटेक्शियल बैंड का फॉर्मेशन होगा और पर्वत श्रेणी बनना स्टार्ट। अब आप इमेजिन करें, सबसे ज्यादा फोल्डिंग कहां पर होगी, सबसे ज्यादा कंप्रेशन कहां पर होगा। जरा अगर मैं आपको एक डायग्राम में अलग से समझाने का प्रयास करूं तो डियर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है आपका इंडिया, और सबसे ज्यादा फोल्डिंग कहां पर है, सबसे ज्यादा आपको वलन की क्रिया किस स्थान पर दिख रही है। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखें तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो फोल्डिंग है डियर, ये आपको एग्जैक्टली इन पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा दिखेगी। फाइन, यहां आपको सबसे ज्यादा फोल्डिंग देखने को मिलेगी, और यहीं से आपको एक जाती हुई रिवर भी दिख रही है विच इज क्रॉसिंग लाइक दिस। ओके, अब इस रिवर के 3 हिस्से होंगे, और ये जो 3 हिस्से हैं, यही 3 हिस्से आपको आज के समय यहां से क्रॉस करते हुए सिंधु के रूप में, इस स्थान से आते हुए
गंगा के रूप में और इस स्थान से आती हुई ब्रह्मपुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात जो एंशिएंट रिवर कुछ इस तरीके से थी, फाइन, ये रिवर 3 पार्ट में डिवाइड हुई, एक रहा सिंधु, एक रहा गंगा और एक बना ब्रह्मपुत्र। और इवन ये कोई स्पॉन्टेनियसली होने वाली घटना नहीं है, इट विल टेक टाइम, और इसने बहुत समय लिया होगा होने में। और ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स प्योरली इंडो शिवालिक हैं, ये रिवर्स इंडो शिवालिक के बाद विकसित हुई हैं, अर्थात यहां का ड्रेनेज इंडो शिवालिक के बाद इन रिवर्स ने जो है वो टेक ओवर करा है। जटिल क्रिया है, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसे देखिएगा, ये जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स यहां से होते हुए बाहर जाएंगी, और अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि एक रिवर का, ये सिंधु रिवर है, दिस इज सिंधु, या अंग्रेजी में इसे इंडस कहा जाता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में है और ये अन्य दूसरे डायरेक्शन में है। ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, बिकॉज ये गंगा है, फाइन, और ये ब्रह्मपुत्र है। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है, तो आइए जरा इसका भी आंसर आपसे डिस्कस करते हैं। मेक श्योर, इंडो शिवालिक तो बेसिकली सिंध की तरफ जाती थी, ये दो नदियां दूसरे डायरेक्शन में क्यों जाती हैं? तो इसका मेन कारण है कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है, इसमें एक गैप आया था समय के साथ। ये प्लेट इस स्थान से टूटी थी, ब्रेक डाउन हुई थी, और इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का जो पानी है इस क्षेत्र से गुजरा था। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं तो जो प्लेट आपको आज इस तरीके से दिख रही है मेरे ड्रॉ करने पर, फाइन, ये प्लेट टाइम के साथ ब्रेक डाउन हुई है और ये हिस्सा इस तरीके से टूट चुका है। ओके, ये कुछ इस तरीके से आज प्रेजेंट है डियर। और इस हिस्से को आप किस नाम से जानते हैं? ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है अभी, इस हिस्से को आप किस नाम से जानते हैं? तो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप इसे जरूर जानते होंगे। इसे कहा जाता है बेसिकली मालदा गैप, मालदा गैप। और यही कारण है कि जो रिवर ऊपर से जा रही थी वो बेसिकली उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है जिसको शिवालिक फॉर्म कर रही थी, फाइन, ये है सिंधु। लेकिन जो बाकी की रिवर्स थी वो इसी गैप से होकर जाना स्टार्ट कर देती हैं, और ये है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टाइम के साथ कितने जियोलॉजिकल चेंजेस इस स्थान पर आए हैं, और इसके पीछे बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं। समय का अभाव है इसलिए मैं उन सारी चीजों को एक साथ एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट देयर इज शॉकिंग कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड रिलीजियस थॉट्स। आपने नाम सुना होगा गोवर्धन पर्वत का, आपने नाम सुना होगा उस पर्वत का, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। समुद्र मंथन के समय एक नाग का उपयोग कर एक पर्वत को मथनी की तरह उपयोग किया गया था। क्या नाम है उस पर्वत का और वो पर्वत कहां आता है? आज के समय वो पर्वत आपको जमीन पर दिखाई देगा, लेकिन देयर इज शॉकिंग कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड माइथोलॉजी। आपको वो पर्वत किसी स्थान पर दिखता है और उस स्थान पर पहले सागर था या नहीं, इसके साक्ष्य हमें आज मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कनेक्शन आप जो इंडो शिवालिक रिवर मैंने आपको अभी डिस्कस करी इसके साथ हम चर्चा करें, तो प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली आपसे चर्चा करूंगा कि उस स्थान पर जहां आज आपको दिखाई देता है वो पर्वत जिसकी धार्मिक व्याख्याओं में बात करी गई थी कि मथनी की तरह उसका उपयोग किया गया था समुद्र मंथन में, जहां देवताओं को जो है वो अमृत और जो राक्षस थे उन्हें जो है विष मिला था, या फिर इसी प्रकार की एक पूरी घटना अगर आप चाहते हैं तो बेसिकली वो इस क्षेत्र से कैसे बिलोंग कर सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये जो सीरीज है भूगोल पर चर्चा, ये भी आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का कार्य करने वाली है। इस सीरीज को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हम आप तक पहुंच सकें, और सेकेंडली
ये भी याद रखिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल इज ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप जानने या सीखने का प्रयास करेंगे तो ऑप्शनल ना केवल आपकी यूपीएससी की जर्नी को चेंज कर देगा, बल्कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल भी होने वाला है इन जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शनल 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मेरे साथ कवर करना चाहते हैं तो वेलकम। साथ ही अगर आप हमारे साथ P2I हमारे लॉन्ग टर्म या फिर फास्ट ट्रैक बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, यहां पर भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। सभी को ध्यान दीजिएगा कि सारे ही बैचेस में अगर आप मिनिमम प्राइस देखना चाहते हैं तो आपको यूज करना है मेरा कोड, दैट इज AK Live। इस कोड का ही यूज कर आपको कोर्सेस को ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने वाले हैं। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को डियर इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।